आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और फिजिक्स के अंदर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक पहले पढ़ चुके थे। अब हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में है, पहले वो आपको समझ में आना चाहिए कि रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं और रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं। मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर सरफेस है और इस सरफेस पर कोई लाइट आकर टकराती है। ये लाइट आकर इस पर टकराई है और टकरा के अगर जिस मीडियम में आई है उसी मीडियम में वापस हो गई, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में अगर क्या हो गई, वापस हो गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेयर एज जब कभी भी लाइट किसी सरफेस पर आके टकराई है, ये सपोज करिए कोई एक सरफेस है, इस पर लाइट आके टकराया है और लाइट टकराकर इस मीडियम से आया, टकराया और टकराकर ये अगर आपका नॉर्मल है तो वो कहीं ना कहीं इस मीडियम में ट्रांसमिट कर गया, उस मीडियम से इस मीडियम में आ गया, यानी क्रॉस कर गया मीडियम को। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब when a light travels from one medium to another medium, यहां पे कंडीशन क्या है, ऊपर एक अलग मीडियम होना चाहिए और नीचे एक अलग मीडियम होना चाहिए। वो अगर मीडियम 1 है तो नीचे क्या होना चाहिए, मीडियम 2 होना चाहिए। ये 2 मीडियम होने चाहिए। ऐसा जब कभी भी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी जब सेम लाइट एक ही मीडियम से आकर उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से किसी सरफेस पर टकरा के अगर दूसरे मीडियम में चला गया तो उसी लाइट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आप डेफिनेशन लिखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन when they pass obliquely from one transparent medium to another transparent medium, when they obliquely pass from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light, is called as refraction of लाइट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, जो कि ऑलरेडी यहां आपको दिख रहा है। दूसरा, आप ये भी देख रहे होंगे कि अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ये दोनों बराबर नहीं है। ये भी दिखाई दे रहा है क्या, या तो ये इससे बड़ा हो जाएगा या तो ये इससे छोटा हो जाएगा, पर बराबर नहीं होगा। लेकिन ये कंडीशन कब है, देखिए उसने एक वर्ड बोला है, पास ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब मेकिंग सम एंगल विद द मिरर, इट इज नॉट 0 डिग्री। अगर ऊपर से परपेंडिकुलर गिरेगा तो फिर ऐसा नहीं होगा। क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। डन। तो और एक ये बना लिए हैं, ये बना लिए, इसको बनाइए, उसके बाद एक और डेफिनेशन लिखवाते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट प्रोपागेट करती है और उसमें थोड़ी सी बेंडिंग देखने को मिलती है, या टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसा जब कभी भी होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा ये तभी होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को प्रोपागेट करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और उसका पाथ चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि नीचे वाला मीडियम ऊपर वाले मीडियम के समान है, बोथ आर सेम मीडियम। डन। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आगे देखते हैं। तो जब कभी रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है, जब कभी भी रिफ्रैक्शन फेनोमेना होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये अगर आपका सरफेस है और लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। अब देखिए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि 100% रिफ्लेक्शन या 100% ट्रांसमिशन। ये बात बताए थे कभी कि जब कभी भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है,
ऐसा नहीं है कि हमेशा ये जैसे ये लाइट आकर इस पे टकराई, तो अगर ये मीडियम, यहां तीनों फेनोमेना होगा, एक ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाएगी, कुछ पार्ट ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन भी होगा और कुछ एब्जॉर्ब भी होगा, तो टोटल एक साथ तीनों फेनोमेना होता है। ये जो रे है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रे है उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। और कुछ ना कुछ लाइट जरूर इस सरफेस पर क्या हुआ होगा? एब्जॉर्ब हुआ होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना कोई ऐसा सरफेस है जो 100% एब्जॉर्प्शन दिखाता है, ना कोई ऐसा सरफेस है जो 100% रिफ्रैक्शन दिखाता है, ना कोई ऐसा सरफेस है जो 100% रिफ्लेक्शन दिखाता है। लेकिन अगर ज्यादातर रेज, वर्ड को मार्क करिएगा, अगर ज्यादातर, बोले ज्यादातर मतलब कितना? अगर 90% रेज एक मीडियम से दूसरी मीडियम आ गई है तो हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे वहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर ज्यादातर रेस यानी 90% रेस क्या हो रहे हैं? सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे। और ज्यादातर रेज अगर क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन फिनोमेना हो रहा है। और यही रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन और इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो किसी भी सरफेस पे हमेशा कितना फिनोमेना होता है? तीन ही फिनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ट्रांसमिशन मतलब लाइट इज गोइंग फ्रॉम दिस मीडियम टू दैट मीडियम, एंड एब्जॉर्प्शन मतलब द लाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी होता है। ये तीन फिनोमेना किसी भी सरफेस पर होता है। पर ज्यादातर रेज अगर रिफ्रैक्ट कर रहे हैं 90%, आउट ऑफ 100% जो लाइट इंटेंसिटी आई है उसमें 90% क्या हो गया? रिफ्रैक्ट हो गया, तो हम कहेंगे कि फेनोमेना क्या है? रिफ्रैक्शन है। ज्यादातर रेज अगर रिफ्लेक्ट हो गए तो क्या कहेंगे? ये फेनोमेना क्या है? रिफ्लेक्शन है। और ज्यादातर रेज अगर एब्जॉर्ब हो गए तो क्या बोलेंगे? ये फेनोमेना क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का फेनोमेना है। क्लियर? अब जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन के केस में, अब ये अगर आपका सरफेस है और इस पर लाइट आकर इस तरह से क्या कर रही है? स्ट्राइक कर रही है, ये आपका परपेंडिकुलर टू दी सरफेस है, और मैं इसे कोई दूसरे रंग से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये मान लीजिए ऐसा बनाया, तो ये जो एंगल है यहां बना हुआ, ये जो एंगल है इसको हम लोग एंगल आई कहते हैं, ये वाला जो एंगल है उसको एंगल आर कहते हैं। ये जो रे है इसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। तो ये रे को इंसिडेंट रे बोला जाता है। ये जो एंगल आई है, एंगल आई को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो नीचे है एंगल आर, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो रे आप यहां देख रहे हैं, दिस रे, ये जो रे है इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, इसको रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। और ये जो परपेंडिकुलर है इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्मल कहते हैं, इसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, यानी कुछ नाम हैं जो आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उसको आपको क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड यहां पर ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल है। दो लाइन परपेंडिकुलर टू, ये क्या है? नॉर्मल है। तो कुल मिला के ये 5 चीजें ही यहां पर देखने को मिलती हैं। डन? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल। ये 5 चीजें वहां पर आपको ध्यान देना है। डन?
अब इसका डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे, द रे विच इज रिफ्रैक्टेड इज नोन एज, ये लिखवा नहीं रहा, अंडरस्टूड है, आप क्लास 8th में या 9th में भी पढ़े हुए हैं ये सब। हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हेडिंग डालिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी आप जानते होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो कितने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, हाउ मेनी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, कौन कौन सा कोई बता सकता है? व्हाट आर द टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या क्या है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? पहला लॉ क्या कहता है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ क्या कहता है, क्या है पहला लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है दी, हाँ वो क्या कहते हैं, the incident ray, the refracted ray and the normal, all three lies in the same plane। तो पहला यही लिख लीजिए, राइट, the incident ray, the incident ray, the incident ray, the refracted ray and the normal, and the normal, all three lies in the same plane, all three lies in the same plane। ये सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं। What is the plane in which they are lying? What is the plane in which they are lying? They are lying in the plane of the board या plane of the paper। कोई कई बार बच्चे लोग बता देते हैं इट इज लाइंग परपेंडिकुलर, नो, जो मिरर का प्लेन है उस प्लेन में नहीं, मिरर के प्लेन में नहीं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये प्लेन है जिसपे वो लाई करते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो द प्लेन कौन सा प्लेन है उसको लिख लीजिए, द प्लेन इज एन इमेजिनरी प्लेन, imaginary plane which is perpendicular, which is perpendicular to the, which is perpendicular to the surface of, surface is perpendicular to the surface on which refraction is taking place, refraction is taking place। तो ये वो प्लेन है जिस पर ये क्या करता है, लाई करता है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इसको लिखिए, लिख लिए। द प्लेन इज ए इमेजिनरी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रिफ्रैक्शन टेकिंग प्लेस, जिस सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर है। ये तो गया लॉ नंबर 1। व्हाट इज लॉ नंबर 2? साइन आई बाई साइन आर एक किसके बराबर है, ये कांस्टेंट के बराबर है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ, तो ये अगर हमारा सरफेस है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल के साथ क्या एंगल बना रहा है, आई एंगल बना रहा है, और ये आपका आर है, तो आप कहते हैं कि साइन आई बाई साइन आर क्या है, कांस्टेंट है। साइन आई बाई साइन आर क्या है, कांस्टेंट है। तो साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। ये आपका सेकेंड लॉ है। दिस इज लॉ नंबर 2। स्टेटमेंट में लिखिए, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल आई, the ratio of sine of incident angle I to the sine of refracted angle, the ratio of sine of incident angle I to the sine of refracted angle is equal to
कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया, फॉर अ पेयर ऑफ टू मीडिया। ये तभी होगा जब ऊपर और नीचे अलग अलग मीडियम होंगे। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो साइन आई बाई साइन आर ये जो है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। डन। अब ये जो मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ये मीडियम 2 प्रकार का होता है। क्या क्या प्रकार हैं इसके? एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयरर मीडियम। और डेंसर और रेयरर मीडियम डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है ये एक्चुअली क्या है, लिख दीजिए दिस कांस्टेंट इज, लिख दीजिए उस लाइन के नीचे, दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। दिस कांस्टेंट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसको म्यू से डिनोट किया जाता है, μ21। μ21 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। μ21 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और यही डिसाइड करता है कि आपका जो रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझेंगे, उससे पहले आगे बढ़े। लिख दिए ये सब, लिख लीजिए, बना लीजिए। और यहां पर बढ़े आगे, यहां पर आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल आई बाई साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये आपका ये एक लॉ का फॉर्मेशन ले गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ। इसको कौन सा लॉ से बुलाते हैं, स्नेल्स लॉ से बुलाते हैं। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। डन। कुछ बुक में, कुछ किताबों में ये जो एक्सप्रेशन है ना μ21, इसको n21 ऐसा भी डिनोट किया जाता है। कुछ किताबों में इसे μ21 ऐसा भी डिनोट करते हैं और कुछ बुक में इसे μ21 ऐसा भी डिनोट करते हैं। आप डिनोट कुछ भी कीजिए, पढ़ते इसको ऐसे ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू first medium. What is the second medium? The medium in which light is going after refraction. And what is the first medium? The medium from which the light is going to the second medium. यानी जहां पर इंसिडेंट लाइट है, जहां पर इंसिडेंट रे है, वो कौन सा मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है। और जहां पर रिफ्रैक्टेड मीडियम है, जहां रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है, वो कौन सा मीडियम है, सेकेंड मीडियम है। और हमेशा हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करते हैं वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में चेक करते हैं, सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर वो ज्यादा है तो फिर वो अलग मीडियम कहलाएगा और कम है तो फिर वो अलग मीडियम कहलाएगा। तो डिपेंड करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है, वाई दी लाइट इज बेंडिंग, क्यों लाइट बेंड करता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि वाई लाइट बेंड्स व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बिकॉज दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। तो लिखिए, द बेंडिंग ऑफ लाइट इन द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट in the phenomena of refraction, the bending of light in the phenomena of refraction takes place, the bending of light in the phenomena of refraction
takes place due to the difference in optical density. Bending of light in the phenomena of refraction takes place. Bending of light in the phenomena of refraction takes place due to difference in optical density of the medium. ऑप्टिकल डेंसिटी, और ध्यान दीजिएगा ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और याद रखिएगा ये ऑप्टिकल डेंसिटी का कौन सा, ऑप्टिकल डेंसिटी का जो एक्चुअल डेंसिटी है उसका कोई लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी पूरी अलग चीज है और जो हम लोग डेंसिटी कहते हैं ना मास बाई वॉल्यूम, वो पूरा अलग चीज है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी को डेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब लाइट अगर उस पर्टिकुलर मीडियम में जाएगी तो उसका स्पीड क्या होगा, या तो स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा। अगर किसी लाइट का स्पीड किसी पर्टिकुलर मीडियम में बढ़ जाता है, अगर किसी लाइट का किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड बढ़ जाता है तो उसको रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। और अगर किसी लाइट का स्पीड किसी मीडियम में क्या हो जाता है, घट जाता है, तो उसको हम लोग डेंसर मीडियम कहते हैं। तो वो ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होता है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जहां लाइट स्पीड का कम हो जाए, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम जहां स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाए। तो डेंसिटी का अपने फिजिकल डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। वो डेंसिटी अलग होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ लाइट। जहां पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाए वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जहां स्पीड ऑफ लाइट घट जाए वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। डन। तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट का मुख्य कारण कौन है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अब इसी बात पर एक बात और लिख लीजिए, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, इज मोर या इज हायर। और जहां पर ऑप्टिकली उल्टा लिख दिया ना, इज लेसर लिख देता हूं। और जहां पर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है वहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, स्पीड ऑफ लाइट इज हायर। डन। तो इसको लिखिए, इसको लिखिए स्पीड ऑफ लाइट ऑप्टिकल डेंसिटी, ये लिखा हुआ है जो बोर्ड पर, इसको उतारिए। और यहीं से हमें दो बातें और समझ में आएंगी, यहीं से हमें दो बातें और समझ में आएगी। क्या, तो उसको देख लेते हैं। पहली बात, जब कभी भी, पॉइंट नंबर 1, whenever the light travels from कहां से कहां, ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, क्या होगा जब ऐसा होगा तो क्या होगा, the light will bend towards the normal, ये नॉर्मल की तरह क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। क्यों बेंड करेगा, उसका कारण है कि ये अगर आपका मीडियम है, दिस इज योर रेयरर मीडियम, दिस इज योर डेंसर मीडियम, और लाइट जब कभी भी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को जाती है तो ये किधर बेंड करती है, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट यहां ज्यादा है,
यहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन मीडियम 2 का स्पीड ऑफ लाइट। इसीलिए लाइट कहां बेंड कर गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड करता है कि लाइट किधर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। बढ़े आगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर? लिख लिए, डायग्राम बनाए, जल्दी जल्दी बनाइए। तो फिर एक और पॉइंट पढ़ते हैं, दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है? राइट, पॉइंट नंबर 2, whenever the light travels, point number 2 है, whenever the light travels from denser medium, अच्छा डेंसर बोल रहा हूं इसका मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होगा लाइट के साथ? द लाइट विल मूव या बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो कहां चला जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। ये अगर आपका मीडियम है, दो मीडियम का सेपरेटर है, ऊपर कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, नीचे कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। और लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही है? इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ये अगर एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा, और क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं कि एंगल आई जो है वो छोटा है एंगल आर से, और पीछे वाले में भी आप लिख लीजिएगा, यहां पे भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एंगल आई बड़ा है एंगल आर से। ये दो लाइन जरूर लिखिएगा, तो फिर हम लोग अगले क्लास में जब इससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे तो वहां ये ध्यान रहेगा। और ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 is lesser than the speed of light in medium 2। क्लियर? ये डाउट? तो कंक्लूजन क्या है? जब कभी भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जहां पर दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, ऊपर वाला ऑप्टिकली डेंसर हो सकता है या रेयरर हो सकता है, नीचे वाला ऑप्टिकली डेंसर या रेयरर हो सकता है। जब कभी भी लाइट ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब कभी भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब कभी भी ऐसा हो रहा है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द medium, and optical density has nothing to do with the physical density, that is mass by volume. Optical density is only related to speed of light in that particular medium। समझ में आया? क्लियर? रखते हैं यहां तक। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।